पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। चलिए हम कल क्या देखे थे, कल थोड़ा सा रिकप करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना, जल्दी से, ताकि आगे समझ में कोई दिक्कत ना हो हमको। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का पंचायती राज एवं नगरीय निकाय, छत्तीसगढ़ पंचायती राज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। कंपेयर करके पढ़ना है क्योंकि एट लास्ट हमको याद करने के लिए कंपेयर ही करना पड़ता है ना। तो शुरू से हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, है ना, ताकि शुरू में जैसे भी ज़्यादा लगे लेकिन लास्ट तक अच्छे से हो जाए हमारा। अब देखिए उसमें हम पहले दिन क्या पढ़े थे, आर्टिकल्स वगैरह याद कर लिए थे, पंचायती राज का भी, नगरीय निकाय का भी। दूसरे दिन क्या स्टार्ट किए, ग्राम सभा। ग्राम सभा सिर्फ पंचायत का भाग होता है, नगरीय निकाय में नगरीय सभा नहीं होता, ठीक। तो हम सिर्फ किसके बेसिस पर पढ़ रहे हैं, पंचायत के बेस पर, है ना। अब देखिए ग्राम सभा में हम लोग क्या देख रहे थे, क्या देखे थे, इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिए थे ग्राम सभा का। 243A में है, कौन से आर्टिकल में है, 243 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखे थे, ग्राम क्या होता है, ये कभी भंग नहीं हो सकता, है ना, कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब देख लिए थे हम लोग, है ना। दूसरा इसका बैठक देखे थे, मीटिंग देखे थे। तो इसमें मेनली दो तरीके से मीटिंग करते हैं। ग्राम सभा मतलब होते कौन थे भाई, गांव के लोग जिसका मतदाता सूची में नाम अंकित हो, ठीक। तो गांव के लोग या तो सामान्य बैठक करते हैं या तो विशेष बैठक करते हैं, है ना, जनरल मीटिंग या स्पेशल मीटिंग। जनरल मीटिंग में क्या होता है, कब होता है, देखिए ये 3 टॉपिक हम कल कंप्लीट कर चुके थे, है ना। कब कब होता है, कौन कौन करवाते हैं और अध्यक्षता कौन कौन करते हैं, है ना। हमको ये 3 टॉपिक थोड़ा आज जानना है, उसके बाद गठन संरचना भी स्टार्ट करना है ना। तो देखिए ये 3 टॉपिक में कब कब होते थे, एक साल में कितने बार, 6 बार। वो डेट याद करने की कोशिश कीजिए, वो डेट आप लोग को याद होना ही चाहिए, है ना। डेट कब कब था, 23 जनवरी, फिर अ वाले महीने में 14, 20 और 2, है ना। उसके बाद जून में कभी भी करवा लो, नवंबर में भी कभी भी करवा लो, लेकिन एक साल में मिनिमम 4 होना चाहिए, इसलिए प्रत्येक 3 माह में एक बार होना जरूरी था। और लगातार अधिकतम 2 महीने खाली रह सकता है। विशेष बैठक कभी भी हो जाता है, इसलिए तो विशेष कहलाता था, है ना। कौन करवाते हैं, सरपंच, उप सरपंच, या तीसरे को ही याद रखना है अच्छे से हमको, ग्राम पंचायत सचिव। कौन, पंचायत सचिव। अध्यक्षता कौन करते हैं, तो सामान्य क्षेत्र और विशेष क्षेत्र 2 था। सामान्य क्षेत्र में सरपंच नहीं हुए तो उप सरपंच, नहीं हुए तो कोई भी एक व्यक्ति, उपस्थित में से कोई भी एक व्यक्ति जिसको मतदाता सूची में नाम अंकित हो और जिसको मत प्रक्रिया द्वारा चुना जाए। और दूसरा एक विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र नहीं, अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया में कोई भी एक एसटी सदस्य करते थे, है ना। तो अब देखिए यहां तक तो कर लिए, हम क्या देख रहे हैं, ग्राम सभा। चलिए अब ग्राम सभा के गढ़पूर्ति देखते हैं। गढ़पूर्ति में भी, ठीक, गढ़पूर्ति में भी हमको 2 क्षेत्र लेना है। एक तो वही सामान्य क्षेत्र, ठीक, जनरल एरियाज में कैसे होते हैं, और दूसरा अनुसूचित क्षेत्र, ठीक, शेड्यूल एरिया। तो कई लोग अब गढ़पूर्ति मतलब नहीं जानते होंगे या कोरम मतलब नहीं जानते होंगे। कभी कभी हिंदी में भी वो कोरम लिखा रहता है, तो हिंदी में कोरम लिखे मतलब यही समझना गढ़पूर्ति। तो गढ़पूर्ति या कोरम बहुत सारा जगह आपको मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, यहाँ हो या कहीं और हो, जैसे आप सॉल्व करते रहते हैं कहीं पे भी, आप क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का भी मान लो सॉल्व कर रहे हो तो भी वहां पे गढ़पूर्ति, कोरम ये सब पूछते रहता है। तो होता क्या है, गढ़पूर्ति या कोरम क्या होता है, पहले ये समझ लो। मिनिमम सदस्यों की संख्या किसके लिए, किसी भी बैठक के लिए, किसी भी मीटिंग के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक। जैसे बैठक कब सक्सेसफुल करवा पाओगे आप, जब मिनिमम कैंडिडेट प्रेजेंट हो, ठीक। तो वो मिनिमम का जो रेंज होता है, कितने मिनिमम हो, उसी को कोरम कहते हैं।
जैसे ग्राम सभा का सामान्य बैठक में कोरम क्या है, मतलब ग्राम सभा का सामान्य बैठक में कोरम क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया। मतलब वो पूछ रहा है अगर सामान्य बैठक हो रहा है, जैसे 23 जनवरी को बैठक हो रहा है, तो मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट हों कि वो बैठक हो पाए। क्योंकि जैसे अब बैठक बुलाए, पूरे गांव में से सिर्फ 2 लोग प्रेजेंट हैं, तो बैठक करवा पाओगे क्या? आप बैठक करवा भी दिए तो 2 लोग के लिए मतलब हितग्राही थोड़ी ना हुआ भाई वो बैठक, वो मीटिंग सक्सेसफुल थोड़ी ना हुआ। इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर अ मीटिंग इज कॉल्ड कोरम, मतलब मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट हो कि बैठक हो पाए, उसी को गढ़पूर्ति या कोरम कहते हैं, याद रखिएगा। ये तो समझ में आ गया होगा गढ़पूर्ति या कोरम किसको बोलते हैं, है ना। तो अब सामान्य क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र में ये दोनों के लिए अलग अलग है। सामान्य क्षेत्र में कैसे याद रखना, कुल का 1/10 का 1/3, ये ऐसे याद करना है। अभी क्या है मैं बताऊंगा, है ना। कुल का 1/10 का 1/3, इसका मतलब क्या, ठीक, कुल ग्राम सभा के सदस्य जितने भी होंगे, कुल ग्राम सभा के सदस्य मतलब एक ग्राम में कुल जितने भी लोग भी हों। मान लो, माना किसी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझ में आएगा। एक ग्राम में 100 लोग हैं, ठीक, वैसे 1000 लोग होते हैं, लेकिन एक ग्राम में मान लो 100 लोग हैं एग्जाम्पल के लिए। उस 100 का कुल का 1/10, कुल का 1/10 मतलब 100 का 1/10 कितना हो गया, 100 का 1/10 कितना हो गया भाई, 0 गया, 0 गया, 10 हो गया। उसमें से 1/3 का महिला होना जरूरी, ठीक, वुमेन होना मैंडेटरी, ठीक। अब 10 यहाँ पे कितना रिजल्ट आया, यहां तक का 10 रिजल्ट आया। 10 में से जो प्रेजेंट है 1/3, 10 का 1/3 कैसा क्या होता है, 3.33, मतलब 0.33 तो कोई इंसान नहीं होगा, या 3 होगा या तो 4 होगा। तो पॉइंट के बाद जब भी आए तो आगे वाला चीज लेते हैं, तो 0.1 भी है तो एक इंसान है ना भाई वो, ठीक, तो ये 4 होगा। मतलब अगर किसी ग्राम सभा के सामान्य बैठक करवाना है और उस ग्राम सभा में कुल सदस्यों की संख्या 100 है, कितने हैं, 100, तो 100 में से मिनिमम कितने प्रेजेंट हो, पहले तो बात तो 10 लोग, कुल ग्राम सभा सदस्य का 1/10। उस 10 में भी 4 लोग क्या हो, महिला हो, तभी 10 के 10 पुरुष आ जाए तो बैठक नहीं हो पाएगा। 10 में से 3 महिलाएं तो भी बैठक नहीं होगा। मिनिमम कितने हैं, ये मिनिमम का रेंज होता है ना, मिनिमम, ठीक। तो मिनिमम कितने आएंगे, 4, 10 में से 4 आएंगे। एक एग्जांपल है, मान लो जैसे इसमें किसी ग्राम में 1000 लोग हैं, तो 1000 का 1/10 मतलब तो ये 100 लोग प्रेजेंट हों। इस 100 में से फिर 1/3 महिला मतलब 33.33 मतलब 34 महिला हों, तभी उस ग्राम सभा का बैठक हो पाएगा। क्वेश्चन बहुत बार ये देखोगे कि ग्राम सभा का बैठक में कोरम या गढ़पूर्ति ना हो पाए तो क्या होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। मतलब कोरम या गढ़पूर्ति करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, गढ़पूर्ति करवाने का मतलब मिनिमम कैंडिडेट को बुलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। ये तो कौन से क्षेत्र का भाई, ये तो सामान्य क्षेत्र का। अब अनुसूचित क्षेत्र मतलब क्या होता था बताइए आप लोग। अनुसूचित क्षेत्र मतलब हम लोग ये जानते हैं कि एसटी और एससी जनसंख्या जहां पे ज्यादा होता है उसी को क्या बोलते हैं, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक। तो भारत सरकार द्वारा पहले ही निर्धारित है अनुसूचित क्षेत्र की, ये क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र और ये क्षेत्र सामान्य क्षेत्र करके, है ना। अब अनुसूचित क्षेत्रों में अलग होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में कैसे होता है, अनुसूचित क्षेत्र में कुल का 1/3 का 1/3 महिला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुल का 1/3 का 1/3। मतलब ये दोनों में कहां पे फर्क दिख रहा है आपको, यहां पे 1/10, यहां पे 1/3। अब देखिए मतलब इसका मतलब क्या है, कुल ग्राम सभा सदस्य में से मिनिमम कितने लोग, 1/3 लोग प्रेजेंट हों। मान लो वही एग्जाम्पल लेते हैं अनुसूचित क्षेत्र में भाई। अब देखो मान लो किसी ग्राम सभा में कुल सदस्यों की संख्या 100 है, उसमें से 1/3 कितना होता है भाई,
100 का 1/3 मतलब 33.33, मतलब कितना हुआ 34 लोग प्रेजेंट हों, उसमें से 1/3 क्या होना चाहिए, महिला होना चाहिए। 34 में से 1/3 महिला मतलब कितना हुआ 11 पॉइंट कुछ आया, मतलब 12, मतलब 100 सदस्य में से 34, पहले तो कुल में से 34 लोग प्रेजेंट हो। यहां पे कितने लोग प्रेजेंट हो, 10 लोग भी प्रेजेंट हो तो चल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 34 लोग, उसमें से 12 महिला हों, उसमें से कितने महिला हों, 12 महिला हों। ठीक, अब ये है अनुसूचित क्षेत्र। अब अनुसूचित क्षेत्र में मतलब बैठक करवाना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग काम है। क्यों, 100 में से 10 को तो बुला लोगे, उसमें से आधे 1/3 महिला करवा लोगे, लेकिन 100 में से 34 को बुलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सब गांव में क्या होता है, सबका खेती वेती होता है, तो सब अपने अपने काम में बिजी है भाई, है ना। तो याद रखिएगा, अगर वहां पे भूल जाए कि 1/10 था कि 1/3 था, तो ज्यादा डिफिकल्ट अनुसूचित क्षेत्र का बनाया गया है। डिफिकल्ट है ना, ज्यादा डिफिकल्ट मतलब ज्यादा लोग किसमें चाहिए, अनुसूचित क्षेत्र। बहुत लोग को वहां पे भूलना होता है, तो अच्छे से समझिएगा। कुल का 1/10 का 1/3 मतलब 1/3 महिला सामान्य क्षेत्र में गढ़पूर्ति करने के लिए, अनुसूचित क्षेत्र में कुल का 1/3 का 1/3 महिला, चाहे सामान्य बैठक हो चाहे विशेष बैठक हो, ये दोनों कोरम चाहिए। ठीक, अगर आप ये समझ गए तो चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन बनाओ आप लोग, है ना। क्वेश्चन आपने कॉपी में बना के दिखाइए आप लोग, है ना। क्वेश्चन है, माना एक ग्राम सभा में कुल 100 लोग हैं। कुल कितने लोग हैं, 100 लोग। ग्राम सभा में 100 लोग। सामान्य क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र है। माना ग्राम सभा में कुल कितने लोग हैं, 100 लोग। 100 में से 50 उपस्थित हुए। कितने प्रेजेंट हुए, 50। और 50 में से फिर 50 में से 10 महिला हैं। कितने वुमेन हैं, 10 महिला। ठीक, तो अब ये मेरे को ये बताओ कि वहां पे गढ़पूर्ति हो पाएगा कि नहीं, कोरम हो पाएगा कि नहीं, मतलब बैठक हो पाएगा कि नहीं। क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो तो पूरा क्लियर हो जाता है। ग्राम सभा के कुल कितने लोग हैं, 100 लोग, उसमें से 50 उपस्थित हुए, लेकिन 10 महिला हैं उसमें। तो बताओ उस ग्राम सभा का बैठक हो पाएगा कि नहीं, ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति हुआ कि नहीं हुआ सामान्य क्षेत्र में। चलिए कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। बताइए भाई, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोरम पूरा हो गया। यस, नहीं। चलिए देखिए, अब हाँ और नहीं दोनों टाइप आंसर आ रहा है, तो अब देखते हैं, है ना, किसका सही था। देखिए कितने लोग हैं, 100। 100 में से 1/10 होना चाहिए, मतलब 50 लोग, ठीक, प्रेजेंट है। कितने लोग, 50। 100 में से 50 प्रेजेंट है, मतलब यहां तक तो सही हो गया, कोरम हो गया। लेकिन अब 50 उपस्थित हैं, उसमें से 10 महिला हैं। जितने उपस्थित हैं उसका 1/3 महिला होना चाहिए। कितना महिला होना चाहिए, उपस्थित का 1/3 महिला होना चाहिए। तो 50 का 1/3 कितना हुआ, 16 पॉइंट कुछ 666 ऐसा कुछ हुआ, मतलब कितने लोग, 17 लोग मिनिमम प्रेजेंट हों तब कोरम पूरा होना था। कितना, 17। तो महिलाओं की संख्या कम हो गई, 10 में नहीं चलेगा। कितने मिनिमम होना चाहिए था, 17, तभी होता। ठीक, तो अब यहां पे गढ़पूर्ति नहीं हुआ, गढ़पूर्ति नहीं हुआ। समझ में आया आप लोग को, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन बना लीजिए जिसको थोड़ा बहुत डाउट है,
कुल का 1/10 मतलब जितने भी प्रेजेंट हुए उसमें से 1/3 महिला होना चाहिए, जितने भी प्रेजेंट हुए उससे 1/3 महिला होना चाहिए, है ना। अब मान लो एक और क्वेश्चन देखिए, माना कौन सा क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, और उस अनुसूचित क्षेत्र में कुल वही लेते हैं, कुल कितने लोग हैं, चलिए 1000 लोग, कुल ग्राम सभा सदस्य कितने हैं 1000। अब 1000 में से 400 प्रेजेंट हुए, कितने 400, और 400 में से 150 वुमेन है, कितने लोग 150 वुमेन है, बताओ। और इसमें क्या है, ये अनुसूचित क्षेत्र है भाई, कौन सा, सामान्य क्षेत्र नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र है। बताइए इसमें कोरम हुआ कि नहीं, बताइए कोरम पूरा हुआ कि नहीं, मतलब गढ़पूर्ति हुआ कि नहीं, ये बताइए। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र है, बताइए जल्दी। कमेंट कर कीजिएगा। हो गया, होगा, है ना। ठीक है, हाँ ठीक, वेरी गुड। अब इसमें देखिए 100 में से, अब यहाँ पे क्या नियम है, कुल का 1/3, 100 का 1000 का 1/3 कितना होगा, 1/3 कितना होगा बताइए। ये तो 3333.33 मतलब 334 आ जाएगा, 334। अब 400 का 1/3 होना चाहिए, तो 400 का 1/3 कितना हो गया, ये भी ज़्यादा ही होगा, है ना, मतलब ये भी 150 से कम ही होगा आपका। इसीलिए ये आप बैठक करवा सकते हो। अगर कितने लोग उपस्थित हैं, 400 लोग, और उपस्थित में से महिला कितने हैं, 150 लोग। ठीक, तो इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग का, आगे बढ़ते हैं, है ना। कोरम तो हो गया होगा, तो कहीं पे भी कोरम या गढ़पूर्ति सुने आप तो समझ लेना मिनिमम बैठक में कितने लोग प्रेजेंट हैं होंगे, ये पूछ रहा है ना। अब देखिए बैठक की सूचना, ठीक, सामान्य बैठक है तो 7 दिन पहले, बैठक होने के कितने दिन पहले, 7 दिन, अधिकतर सामान्य बैठक में 7 दिन पहले ही है। जैसे कहीं पे भी यहाँ पे बैठक हो रहा है, या पंचायतों का बैठक होगा, या नगरीय निकाय का बैठक होगा, अगर सामान्य बैठक हो रहा है तो अधिकतर जगह मतलब 90% केसेस में 7 दिन पहले ही सूचित करना अनिवार्य है। बैठक होने के 7 दिन पहले, ठीक, बैठक को सूचित करना अनिवार्य। बैठक को सूचित करना अनिवार्य, किसको सूचित करोगे भाई, ठीक, बिफोर 7 days ऑफ मीटिंग, गांव वालों को, किसको, गांव वालों को, मतलब गांव वालों को ये पता चल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल मीटिंग है, आज आप गांव वालों को बता रहे हो, कितने दिन पहले, बैठक होने के 7 दिन पहले। जैसे 23 जनवरी है, मान लो 23 जनवरी है, तो 23 जनवरी के 7 दिन पहले आपको पूरे ग्राम सभा को बता देना है कि 23 जनवरी को क्या होने वाला है, बैठक होने वाला है। गांव वालों को थोड़ी ना पता है भाई कि 23 जनवरी को आना है, हम हर साल, वो थोड़ी ना पंचायती राज पढ़ के रखेंगे, या आपको पता है, सरपंच को पता है, पंचायत सचिव को पता है ना। तो बैठक होने के 7 दिन पहले, कितने दिन पहले, 7 दिन पहले बैठक को सूचित करना अनिवार्य है, बैठक का सूचना देना। और अगर विशेष बैठक है तो ये 7 दिन कितने दिन हो जाता है, ये 7 days हो जाता है 3 दिन। कितना दिन, 3 दिन। बिफोर 3 days ऑफ मीटिंग, बिफोर 3 days ऑफ मीटिंग, मतलब 3 दिन पहले, मीटिंग के 3 दिन पहले। मतलब बैठक अगर हो रहा है, मीटिंग अगर हो रहा है
क्या हो रहा है, मीटिंग हो रहा है तो 3 दिन पहले विशेष बैठक में और 7 दिन पहले। अब देखिए समझिएगा अच्छे से, यहां तक तो ठीक है, लेकिन सूचना कितने दिन पहले, 7 दिन पहले और 3 दिन पहले। ठीक, कैसे देंगे सूचना, कैसे दिया जाएगा। ठीक, तो यहां पे ये रूल बुक में, पंचायती राज के रूल बुक में ये लिख दिया गया कि सूचना कैसे दे दिया जाएगा। सबसे पहले गांव वालों को सूचित डोंडी पिटवाकर, क्या डोंडी, बाई डोंडी, डोंडी क्या होता है, डोंडी एक वाद्य यंत्र है ना, गांव में डोंडी वाद्य यंत्र है। अगर देखिए गांव में एक कोतवार होता है ना, कोतवार क्या करता है, कुछ भी हो तो वो अपने जोर से बोलता है, अपने आवाज में जोर लगाता है और पूरे गांव वालों को सूचित करता है। तो यहाँ पे क्या, डोंडी, डोंडी होता है एक वाद्य यंत्र, हालांकि आजकल इसको ज्यादातर यूज नहीं करते, लेकिन वो वाद्य यंत्र बजा मतलब समझ जाना है कि अब बैठक होने वाला है। ये डोंडी पीट पीट कर क्या करता है, वो अपने स्वर में बोलते जाता है कि 23 जनवरी को हमारे ग्राम सभा का बैठक होने वाला है, ऐसा करके। ठीक, अगर उसके पास डोंडी नहीं हुआ या आवाज खराब हो गया उसका, तो दूसरा एक तरीका है, दूसरा क्या, दृश्य स्थान पर या ग्राम पंचायत में, वहां के हर गांव ग्राम के ग्राम पंचायत में एक प्रति चिपका कर। ठीक ठीक, दृश्य स्थान मतलब विजिबल प्लेस में, विजिबल प्लेसेस में, या ग्राम पंचायत, किसी भी ग्राम पंचायत में एक फोटोकॉपी पेस्ट करके। मतलब कि ये बहुत इजी, देखो अगर डोंडी नहीं पिटवा पाए, ठीक, तो दृश्य स्थान पर विजिबल प्लेस, हर ग्राम का एक चौरा होता है, देखना चौरा, जिसमें गांव गए होगे तो समझ में आता होगा चौरा मतलब क्या होता है। चौरा मतलब वो वहां पे मीटिंग वगैरह करते हैं, मतलब हर शाम को बैठते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं चौरा में उन लोग, है ना। तो वो दृश्य स्थान कहलाएगा, मतलब ज्यादातर कहाँ पे देख पाएंगे गांव वाले, वो उसका दृश्य स्थान हो गया। तो वहां पे दृश्य स्थान पर एक प्रति चिपका दिए कि इस तारीख को इस दिन मीटिंग है, और ग्राम पंचायत में भी एक प्रति चिपका दिए, कहाँ पे, या ग्राम पंचायत में एक प्रति चिपका कर भी हम तो सूचित किए थे, ये देखिए करके, है ना। ये है क्या, कैसे सूचित करना है वो। तो 3 तरीका बताया गया, डोंडी पिटवाकर, दृश्य स्थान पर एक प्रति चिपकाकर, ग्राम पंचायत में एक प्रति चिपकाकर, ये तो भी हो गया, चलिए ठीक है। अब सूचना 7 दिन पहले देना है, उसमें 3 दिन पहले देना है, कैसे देना है ये भी पता चल गया, है ना, कैसे देना है ये भी पता चल गया। अब देखिए तीसरा, इसको हटा देते हैं, लिख पाए होगे आप लोग, लिख लिए होगे, है ना। थोड़ा सा और है इसमें, हाँ, इसमें एक चीज याद रखिएगा, सूचना कौन देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, ठीक, मतलब कौन सूचित करेगा वो देखना है हमको। चलिए इसमें अन्य वाले में कर लेंगे, ये तो हो गया होगा आप लोग को, है ना। अब देखिए अन्य चीज में, पहला नोट 1, मतलब पहला चीज, क्वेश्चन जो आया है वैसा ही मैं बता रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत रिपीट होते हैं पंचायतों के, तो अच्छे से वैसे ही समझ लीजिए। माना अगर क्वेश्चन ये मतलब क्वेश्चन ये आता है, गढ़ पूर्ति, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरम के लिए कौन उत्तरदायी होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरम। मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है, ग्राम सभा के गढ़ पूर्ति के लिए निम्न में से कौन कौन उत्तरदायी होगा। तो अच्छे से समझिएगा, ग्राम सभा के गढ़ पूर्ति के लिए उत्तरदायी 2 लोग होते हैं, एक तो सरपंच
और दूसरा पंच, उप सरपंच नहीं। आंसर क्या दिया जाएगा? सरपंच एवं पंच, सरपंच एवं उप सरपंच, पंच एवं उप सरपंच, इनमें से कोई नहीं ऐसा कुछ आंसर देगा। 4 ऑप्शन आपका। तो आंसर क्या? सरपंच एवं पंच। क्यों? क्योंकि सरपंच को भी मत प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है, डायरेक्ट जनता द्वारा, मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन पंच का होता है। और सरपंच को भी अभी छत्तीसगढ़ में सरपंच को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन ही करते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन अभी देखेंगे, मतलब डायरेक्ट जनता के वोट से ही हम निर्वाचित करते हैं। तो अब देखिए सरपंच एवं पंच कौन कौन भाई? सरपंच एवं पंच। तो ग्राम सभा के गढ़ पूर्ति हेतु उत्तरदायी कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरम ऑफ ग्राम सभा? सरपंच एंड पंच। अब इसमें आगे और भी पूछता है, ठीक। मान लो लगातार ना, कंटिन्यूअसली 3 बैठक में गढ़ पूर्ति नहीं हो पाया। लगातार कितने बैठक में? 3 बैठक, ठीक। कंटिन्यूअसली 3 मीटिंग्स में कोरम, ठीक, नहीं हो पाया तो क्या होगा ये पूछता है। तब एक नोटिस जाएगा, किसको? जहां पे जिस ग्राम सभा के ग्राम पंचायत में नहीं हो गया, वो नोटिस में एक नोटिस जाएगा। अभी हटाएंगे नहीं, देखिए इस नोटिस में क्या लिखा रहेगा। इस नोटिस को कौन भेजता है ये भी पूछता है। जनपद सीईओ, जनपद पंचायत के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनपद पंचायत सीईओ, ठीक। अब ये नोटिस भिजवा गया। इस नोटिस में क्या लिखा रहेगा? अगले 2 बैठक में गढ़ पूर्ति आप लोग करवाइए, ठीक। कोरम हो जाना चाहिए, है ना, कितने? नेक्स्ट 2 मीटिंग में आप लोग कोरम करवा के बताइए, ठीक। अब मतलब लगातार 3 बैठक और 2 बैठक, मतलब कितना हो गया? लगातार 5 बैठक हो गया। टोटल कितना हो गया? लगातार 5 बैठक। फिर भी यहां पे अगर गढ़ पूर्ति नहीं हो पाया तो अब किसका, कौन रिस्पॉन्सिबल था गढ़ पूर्ति के लिए, ठीक। मतलब गढ़ पूर्ति समझ में आ रहा होगा, मिनिमम कैंडिडेट के लिए। तो वो रिस्पॉन्सिबल थे सरपंच और पंच, मतलब वहां के अब सरपंच एवं पंच का पद रिक्त समझा जाता है। रिक्त मतलब ब्लैंक कर दिया जाता है। किसका? सरपंच एवं पंच का जो भी पोस्ट होता है वो ब्लैंक, मतलब वहां के सरपंच और पंच को हटा दिया जाता है। और उप सरपंच भी हट गया, क्योंकि उप सरपंच भी एक पंच ही होता है, तो पंच के हिसाब से हट गया, मतलब उप सरपंच भी हट गया, ठीक। मतलब वहां पर की ग्राम पंचायत ही समाप्त पूरा, है ना। कितने ग्राम सभा, अगर क्वेश्चन आया ग्राम सभा के लगातार कितने बैठक तक, ठीक, कितने बैठक का मौका मिलता है उनको? तो 5 बैठक। कितने बैठक के बाद उनको हटाया जाता है? तो 5 बैठक। कितने बैठक के बाद नोटिस दिया जाता है? तो लगातार 3 बैठक, अगर कोरम पूरा नहीं हो पाया। कोरम मतलब समझ में आ रहा है, मिनिमम। अब जैसे 23 जनवरी को था, 23 जनवरी को नहीं बैठक हुआ, मतलब कोरम नहीं हुआ, मतलब 2 लोग बस प्रेजेंट हैं 100 में, मान लो। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट था उसमें भी नहीं हो पाया, उसके बाद नेक्स्ट डेट था उसमें भी नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पा रहा? अब पंचायत सचिव क्या करेगा? सबको रिपोर्ट भेज देगा कि इन लोग कोरम पूरा नहीं कर पा रहे हैं करके। फिर उधर से आदेश आएगा जनपद सीईओ के थ्रू, अरे क्यों नहीं हो रहा है, अगले 2 बैठक को ठीक से कराओ आप लोग, है ना। तो अगले 2 बैठक में मान लो इसमें भी कोरम नहीं कर पाए, मतलब लगातार देखिए 1 साल में 6 बैठक था, उसमें से 5 बैठक नहीं करवा पाए, मतलब आपको गांव वाले का भरोसा जीत ही नहीं पाए। तो आप सरपंच बनने के लायक हो क्या उस गांव का? नहीं, ठीक। या कोई भी पंच बनने के लायक हो क्या? नहीं। तो याद रखिएगा लगातार कितने बैठक के बाद? 5 बैठक के बाद, ठीक। अगले 2 बैठक में गढ़ पूर्ति बोलते हैं, 3 बैठक के बाद नोटिस कौन देते हैं? जनपद पंचायत सीईओ। सरपंच एवं पंच का पद रिक्त, है ना। ये है नोट 1, ठीक। पहला नोट
अन्य में, है ना। अब दूसरा नोट देखिए, यहाँ पे हटा दें, हटाते हैं, है ना, इतना या रिस्पॉन्सिबल कौन, ये सब पूरा याद रखिएगा। नोट 2 मतलब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट नोट 2 अन्य में। अब यहां पे ये क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम है, कितने 1 ग्राम, और इसमें माना 3 गांव है। कितने गांव है? 3 गांव। मतलब ग्राम मतलब कल पढ़े हैं कि एक से ज्यादा गांव भी हो सकते हैं। मान लो 3 गांव ए बी और सी है। कौन कौन सा है? 3 गांव ए बी सी। अब क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक, तो वैसे ही बता रहा हूं मैं, 1 ग्राम में 3 गांव हैं। अब इस ग्राम सभा का बैठक हुआ, इस ग्राम सभा का बैठक हुआ, तो बताइए इस ग्राम सभा में जो 3 गांव हैं, ये तीनों गांव का बैठक, ये तीनों गांव का बैठक, मीटिंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट अलग अलग होगा, या ऑप्शन सेकंड एक साथ होगा, जैसे, ठीक। और तीसरा और चौथा ऑप्शन भी था, सेपरेटली होगा कि कंबाइंड होगा, सेपरेटली मीटिंग होगा या कंबाइंड मीटिंग होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। मान लो 23 जनवरी को, अब 1 ग्राम का कितने सरपंच? 1 सरपंच। अब 1 सरपंच, ये तीनों गांव का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास। अब ये 3 गांव है, मान लो, माना 3 गांव है, 4 गांव भी हो सकते हैं, 2 गांव भी हो सकते हैं, बड़ा गांव है तो 1 भी गांव हो सकता है। वहां पे मीटिंग होता है। मीटिंग में अब 23 जनवरी को एक बैठक करवाना है, जैसे हम लोग देखें कि ग्राम सभा का बैठक। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आया था, ये आया हुआ है कि उस ग्राम के गांवों की बैठक अलग अलग होगा, करवाना पड़ेगा सरपंच को, कि एक साथ होगा। ठीक, एक साथ होगा मतलब तीनों गांव के लोग को एक साथ इकट्ठा करवाएंगे और बैठक लेंगे कि अलग अलग। चलिए आंसर बताइए इसका, आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए, कमेंट कीजिए। बताइए एक साथ। हाँ देखिए, अगर आप आंसर लिए कि एक साथ हुआ तो आंसर गलत, जिसको ज़्यादातर लगता है। प्रैक्टिकली समझिए भाई, आंसर होगा क्या, पहले तो आंसर देख लेते हैं, अलग अलग करवाना पड़ेगा। कभी भी आप सरपंच बने हो, प्रैक्टिकली समझना, आप एक गांव के सरपंच हो, एक ग्राम के सरपंच हैं, आपके ग्राम में 3 गांव आते हैं। अब गांव किसी भी 3 गांव वालों को, 3 गांव में से किसी भी, मान लो बी वाले गांव वालों को बोलोगे ए वाले गांव चलो, सी वालों को बोल रहे हो ए वाले गांव में यहाँ पे यहीं पे मीटिंग करेंगे, तो कभी नहीं आने वाले हो। उनका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कौन देगा भाई, इस गांव से इस गांव जाने में उनका खेती बाड़ी टाइमिंग अलग अलग रहता है ना भाई। तो याद रखना, ये अलग अलग करवाया जाता है हर गांव का। 23 जनवरी को सुबह यहाँ करवा दो, दोपहर यहाँ करवा दो, शाम को यहाँ पे करवा दो। 23 जनवरी को करवा दो या उसके 1 सप्ताह तक आपके पास मौका होता है। 23 जनवरी को यहाँ करवा दो, आप सरपंच बने हो तो, फिर 24 को यहाँ पे करवा दो, 25 को यहाँ पे करवा दो, वो आपकी मर्जी, कभी भी करवा दो, कहीं पे भी करवा दो, है ना। तो आंसर क्या लीजिएगा, अलग अलग होगा। आंसर क्या लीजिएगा, अलग अलग होगा। ठीक, अब ये मतलब यहाँ पे नोट 2 में आपको क्या लेना है, एक ग्राम में जितने गांव हैं, एक ग्राम में, एक ग्राम में जितने भी गांव होंगे, ठीक, सभी का बैठक
अलग अलग करवाया जाता है। सभी गांव का बैठक अलग अलग करवाया जाता है। ग्राम सभा का बैठक सभी गांव में अलग अलग करवाया जाता है। ठीक, ये भी आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और नोट पॉइंट, फिर आपका ग्राम सभा पूरा खत्म। नोट 3, नोट पॉइंट 3, ग्राम सभा के बैठक में अगर गढ़पूर्ति नहीं हो पाया, ठीक, ग्राम सभा के बैठक में अगर कोरम क्या नहीं हो पाया, कोरम नहीं हो पाया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस बैठक में कोरम नहीं होने पर भी क्या होता है, कुछ चीज डिस्कस हो सकते हैं। ठीक, कुछ चीज़ों में डिस्कशन हो सकता है जो जरूरी चीज़ है। जैसे तालाब बन रहा है किसी गांव में, तो तालाब में मान लो जैसे इस गांव में 100 लोग हैं, 100 में से सिर्फ 10 लोग प्रेजेंट हैं, 10 के 10 पुरुष हो गए, तो बैठक का कोरम तो पूरा हुआ नहीं। ये तो पता चल गया होगा हम लोग को, है ना। अब लेकिन ये 10 लोग कुछ डिस्कस, अब एक साथ आ गए हैं भाई, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं बोले, तो क्या क्या डिस्कशन कर सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति ना हो तो डिस्कशन मतलब चर्चा किस किस चीजों में, किस विषय में नहीं किया जा सकता, ये आंसर लिखना, याद रखना। पहला, अगर बजट है तो बजट पर आप चर्चा नहीं कर सकते। दूसरा, चयन प्रक्रिया है। ठीक, चयन प्रक्रिया मतलब किसी भी एक व्यक्ति को चयन कर रहे हो आप, चयन मतलब आप क्या बोल, किसी को ला रहे हो ग्राम पंचायत में, किसी को ला रहे हो या हटा रहे हो, ठीक, तो ये चयन प्रक्रिया भी नहीं कर सकते। वार्षिक, ठीक, रिपोर्ट है उस पर चर्चा नहीं कर सकते। एनुअल रिपोर्ट पर चर्चा नहीं कर सकते। ठीक, ना ही बजट पर चर्चा कर सकते हैं, ना ही चयन प्रक्रिया। वार्षिक कार्य योजना भी नहीं बना सकते। एनुअल प्लानिंग भी हम नहीं कर सकते। एनुअल प्लानिंग मतलब पूरे साल भर का एक कार्य योजना होता है, वो एनुअल प्लानिंग भी नहीं कर सकते। ना बजट पर चर्चा करना है, नहीं कर सकते भाई। ये कर सकते हैं ऐसा मत लिख दीजिएगा। कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है जो बजट होता है ग्राम पंचायत का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चयन प्रक्रिया, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्षिक रिपोर्ट होंगे, एनुअल रिपोर्ट होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्षिक कार्य योजना होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो रिपोर्ट, कार्य योजना, प्रक्रिया और बजट, इस पर चर्चा हम नहीं कर सकते अगर गढ़पूर्ति पूर्णतः नहीं हुआ है तो। ठीक, ये थोड़ा याद रखिएगा। किसमें? ग्राम सभा का। किसका भाई? ग्राम सभा का। चलिए, ग्राम सभा में यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम तो बताइए। बताइए, आगे बढ़ें। अगर ग्राम सभा में आप लोग इतना कर लिए, कोरम तो हम पढ़ लिए हैं, है ना। बैठक की अध्यक्षता कल देखे थे भाई, है ना, थोड़ा कल देख लिए थे। कल वाला टॉपिक आज फिर से करेंगे तो वो आज फिर से दिक्कत हो जाएगा, है ना। मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमको तो पूरा 15 क्लास में पूरा कवर करना है ना। और 15 क्लास अच्छे से आप देख लिए पंचायती राज और नगरीय निकाय का, तो गारंटीड है ये। मतलब ईमानदारी आपके तरफ से भी होना चाहिए, मतलब उसको पढ़ के जाना है ना। और अपना नोट्स जरूर से बनाइए, क्योंकि ऐसा आपको बुक में, मतलब जो भी एक्ट वाला बुक है ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या कैसा दिया रहेगा? धारा, एक्ट के तहत दिया रहता है और 132 धारा रहता है। वो धारा को भी हम याद करेंगे, लेकिन पहले ये सब कुछ चीज़ों को समझना है आप लोगों को, है ना।
अब देखिए, ये तो हो गया हमारा ग्राम सभा, ये तो हो गया हमारा क्या, ग्राम सभा। है ना। तो अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और कर लेते हैं। देखिए हम किसको कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको दोनों याद रखना है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज और छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय। ठीक, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय, सीजी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक, अब देखिए इसमें आर्टिकल के हिसाब से हमको बढ़ते जाना है। बोला मैं आर्टिकल अनुच्छेद सबसे पहले दिन मैं याद करवा दिया था ना। 243 में क्या था, परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक, 243A यही क्या था, 243A ग्राम सभा, जिसको अभी पूरा कर लिया हम लोग, क्या, ग्राम सभा। 243B और 243C क्या था, गठन संरचना। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रक्चर। वैसे ही इधर देखिए, ये तो 243 से यहाँ पे और आगे है, कहाँ तक, 243O तक है, ये तो हमको पता है। वैसे यहाँ पे क्या था, 243O के बाद P आता था, तो P में परिभाषा, तो इसका परिभाषा देख लिए हम लोग, डेफिनेशन देख लिए हैं, है ना। क्या देख लिए हैं, डेफिनेशन। 243 P के बाद QR, लेकिन BQCR है ना। इसमें भी गठन संरचना है, क्या है, गठन संरचना। तो हमको अभी गठन और संरचना एक साथ टॉपिक देखना है। ठीक, क्या टॉपिक का नाम, हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, गठन एवं संरचना। तो गठन संरचना इधर का भी और गठन संरचना इधर का भी, उसको एक साथ कंपेयर करके पढ़ना है। इससे यहाँ पे से एक क्वेश्चन अभी चलन में है कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही है, पीएससी अभी पूछ ही रहा है गठन संरचना से। चलिए, तो अभी हेडिंग क्या डालेंगे, गठन एवं संरचना पंचायती राज का भी, गठन एवं संरचना नगरीय निकाय का भी। अब देखिए, ठीक, इधर भी बोर्ड छोटा पड़ जाएगा इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, इधर भी हटा दे रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही बनाइएगा, है ना। यहां पे गठन एवं संरचना, इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब मेरे को बताइए, अभी तक तो ग्राम सभा मतलब गांव के लोगों के बारे में पढ़े। अब हमको ये देखना है कि जैसे 3 स्तरीय पंचायती राज था। एक तो हमारे पास क्या है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को इंग्लिश में ग्राम पंचायत ही बोलते हैं ना। दूसरा हमारे पास क्या है, जनपद पंचायत। ठीक, जनपद पंचायत। तीसरा हमारे पास क्या है, थोड़ा छोटा बनाइएगा। तीसरा हमारे पास क्या है, जिला पंचायत। क्या है भाई, जिला पंचायत। ठीक, ये तीनों किसका पार्ट है, ये तीनों पार्ट है पंचायती राज का। ठीक, उसके बाद देखिए नगरीय निकाय भी 3 स्तरीय नगरीय निकाय है हमारे पास। कौन कौन सा, एक तो नगर पंचायत, नगर पंचायत। दूसरा नगर पालिका, जिसको नगर पालिका या नगर पालिका परिषद बोलते हैं, या नगर परिषद। तो नगर परिषद भी बोला तो ये किसकी बात कर रहा है समझ जाना आप। नगर परिषद मतलब नगर पालिका, है ना। और तीसरा नगर निगम, नगर निगम। आप लोग अपनी कॉपी में जैसे जो चौड़ा भाग होगा ना, जैसे आपका ये कॉपी है तो उसमें ऐसे कॉलम बनाइएगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको,
हॉरिजॉन्टल करके ऐसा करके बनाइएगा, 6 कॉलम आना चाहिए, 6 कॉलम में हमको देखते जाना है ना। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन संरचना थोड़ा समझते चलिएगा, है ना। बताइए ग्राम पंचायत में पहले तो ये समझते हैं कि कौन कौन लोग होते हैं। ग्राम पंचायत में कौन कौन है भाई? सबसे ऊपर होते हैं सरपंच, सरपंच के नीचे उप सरपंच, उप सरपंच के नीचे पंच, सरपंच, उप सरपंच और पंच। जनपद पंचायत में ये हो गए कहाँ का? ग्राम पंचायत का। जनपद पंचायत में कौन होते हैं? सरपंच होते हैं क्या? नहीं। जनपद पंचायत अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट और जनपद पंचायत सदस्य, मेंबर। ठीक, वैसे ही अब जिला पंचायत में कौन कौन होते हैं? तो जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के कौन होते हैं? अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट। उसके बाद उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद सदस्य। ठीक, यहाँ पे ये तो समझ में आता होगा हम, है ना। अब नगर पंचायत में कौन होते हैं? तो नगर पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं? तो नगर पंचायत के हेड अध्यक्ष, उसके नीचे फिर होते हैं उपाध्यक्ष, उसके नीचे होते हैं सदस्य, मेंबर, मेंबर, है ना। और यहाँ पे नगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर। यहाँ पे नगर पालिका में कौन होते हैं? तो नगर पालिका के भी अध्यक्ष होते हैं, उसके नीचे उपाध्यक्ष होते हैं, उसके नीचे सदस्य होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर। लेकिन नगर निगम के हेड को आप लोग सभी को पता होगा कि महापौर कहा जाता है, मेयर। क्या कहा जाता है? मेयर, महापौर। और नगर निगम के उपाध्यक्ष होते हैं क्या? नहीं, ये अच्छे से समझ जाइए कि निगम अध्यक्ष बोलते हैं, उसके उपाध्यक्ष को निगम अध्यक्ष बोलते हैं। निगम अध्यक्ष मतलब निगम प्रेसिडेंट, मतलब समझना वहां का उपाध्यक्ष, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। और उसके नीचे सदस्य, मेंबर। लेकिन यहाँ पे सदस्यों का भी नाम दे दिया गया है पार्षद, ये भी पार्षद और ये भी पार्षद। ठीक, पार्षद मतलब काउंसलर। ठीक, सदस्य को काउंसलर, पार्षद, नगरीय निकाय में सदस्यों को पार्षद भी बोलते हैं, मतलब पार्षद ही ज़्यादा नोन आपका क्या है नेम है, समझिएगा। पहला चीज हमको ये समझना है, ये सीखना है कि यहाँ का गठन संरचना कैसा है। मतलब ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन कौन कहाँ पे क्या क्या होते हैं। अब ये समझिए, अब वार्डों की संख्या होती है, नंबर ऑफ वार्ड्स। नंबर ऑफ वार्ड्स को कभी कभी निर्वाचन क्षेत्र भी लिखा जाता है, इलेक्शन एरिया। क्या लिखा जाता है? इलेक्शन एरिया। पहला चीज तो ये, दूसरा चीज ये है ना, नंबर ऑफ वार्ड्स। ठीक, अब देखिए समझिएगा, एक ग्राम पंचायत है, पहले समझ जाते हैं, है ना। एक क्या है भाई? ग्राम पंचायत है, 2 मिनट। चलिए देखिए, एक मान लो हमारे पास ग्राम पंचायत है। इस ये ग्राम पंचायत क्या होता है? अलग अलग वार्डों में बटा रहता है। वार्ड नंबर 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4, वार्ड 5, ऐसा करके। ठीक, अलग अलग किस में बटा रहता है? वार्डों में बटा रहता है। जैसे कि आप गांव में रहो या शहर में रहो, देखना वहाँ पे वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 5 ऐसा लिखते हो ना, पता आप लोग। मतलब पर्टिकुलर एक कोई भी चीज़ हो, ग्राम पंचायत हो या जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, जनपद और जिला में वार्डों को निर्वाचन क्षेत्र बोल देते हैं।
और बाकी सब जगह नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र नहीं, वार्डों की संख्या लिखते हैं, नंबर ऑफ वार्ड्स। अब हर वार्ड के एक एक हेड होते हैं। ये कहाँ पे बता रहा हूँ कि ग्राम पंचायत में ना, हर वार्ड के एक एक, अब हर वार्ड में अलग अलग क्या होते हैं, अब जनता होते हैं, यहाँ पे भी जनता होते हैं, यहाँ पे भी जनता होते हैं, यहाँ पे भी जनता, यहाँ पे भी जनता। हर वार्डों में एक हेड बनाते हैं, इसी को पंच बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। ठीक। और पूरे वार्ड के हेड को सरपंच बोलते हैं, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत नाम दिए हैं। पूरे वार्डों के हेड को क्या बोलेंगे? सरपंच। ठीक। हर वार्ड के हेड, अब ये पंच को कौन चुनता है? वार्ड नंबर 1 का पंच वही चुनेगा, वार्ड नंबर 1 का जनता होगा। वार्ड नंबर 2 का पंच वही चुनेगा, जो वार्ड नंबर 2 का जनता होगा। ठीक। अब मान लो वार्ड, अब वही उसी वार्ड का भी, उसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में सभी का नाम होना चाहिए ना। अब यहां पे कौन चुनते हैं? जनता। किनको? पंच को, है ना। आप लोग गांव में जब पंचायत का चुनाव होता है तो पंच चुनाव होता है ना पहले भाई। तो पंच चुनाव कैसा हुआ? जिसको जनता चुनता है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन। किसके थ्रू हुआ? डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, मतलब समझ जाना, डायरेक्ट इलेक्शन किसका लिखना है? जनता जिसको मत प्रक्रिया के थ्रू डायरेक्ट चुने उसको डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। ठीक। अभी कम फिलहाल वो समझ लो, लेकिन और डीप होता है वो। अब ये पंच डायरेक्ट इलेक्शन, बताओ सरपंच को कैसे चुनते हैं? सभी वार्ड वाले मिलकर वोट देते हैं। जैसे पंच चुनाव में क्या होता है? वार्ड नंबर, मान लो ए पंच है, बी पंच है, सी, ये पंच का नाम डी है। तो ए पंच को सिर्फ वार्ड नंबर एक वाले ही जनता वोट दे सकते हैं, यहाँ वाले यहाँ नहीं आ सकते। वो तो समझ में आ गया होगा आप लोग। लेकिन सभी वार्ड वाले मिलकर फिर उस ग्राम पंचायत में जितने भी वार्ड हैं वो मिलकर किसको वोट देते हैं? सरपंच। और सरपंच चुना जाता है। ठीक। तो सरपंच का भी निर्वाचन कैसा हुआ? प्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा हुआ? डायरेक्ट इलेक्शन। ये तो समझ में आया। लेकिन अब क्या होता है समझिएगा, अब ये पंच जितने भी होते हैं, जितने भी कौन होते हैं? पंच होते हैं। अब पंच चुनाव हो गया, इसमें से बोलते हैं कि सरपंच, तो अब क्वेश्चन ये भी आता है, क्या एक पंच सरपंच होता है? बिल्कुल नहीं। अभी यही अमेंडमेंट करने के लिए डिस्प्यूट हो रहा था कि पहले पंच में से ही सरपंच बनाओ, है ना। पंच में से एक सरपंच बना दो, मतलब सरपंच के लिए फिर से जनता का वोट मत डलवाओ, है ना। तो पंच में से सरपंच बना दिए तो मतलब पंच ही एक सरपंच हो जाता। लेकिन इस बार नहीं हुआ हमारे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, समझिएगा। ठीक। क्या एक पंच सरपंच होता है? तो नहीं। लेकिन अब हमको क्या चुनना है? उप सरपंच चुनना है। क्या चुनना है? उप सरपंच। तो उप सरपंच चुनना है, तो अब बोलते हैं इसमें से कौन होगा, किसको किसको मन हो रहा है, या सबको पता रहता है कि कौन उप सरपंच बनने वाले हैं सर, है ना। तो मान लो वार्ड नंबर 4 वाला खड़ा हुआ, एक वार्ड नंबर 15 वाला एक खड़ा हुआ, मतलब 2 लोग उप सरपंच के लिए, ठीक, उम्मीदवार बने, वार्ड नंबर 4 वाला और वार्ड नंबर 15 वाला। अब उसमें से कोई एक खड़ा होता तो उसी को उप सरपंच बना देते। लेकिन अब 2 खड़े हो गए भाई, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब 2 लोग खड़े हो गए, तो अब कैसे चुनेंगे इन लोग को? अब चुनेंगे कैसे? कितने वार्ड थे टोटल? मान लो 15 वार्ड थे। 2 लोग अब मतलब उप सरपंच के लिए निर्वाचित हो गए। टोटल यहाँ पे कितने बच गए? टोटल 13 लोग। अब टोटल पंच कितने बच गए? टोटल पंच 13 लोग। ये 13 लोगों का मत डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन पंच। 13 में से मान लो 7 लोग इसको वोट दिए और 6 लोग इसको वोट दिए, ठीक। तो कौन जीता? वार्ड नंबर 4 वाला क्या बन जाएगा? उप सरपंच बन जाएगा। लेकिन मान लो एक अनुपस्थित हो गया मत प्रक्रिया में, या मत प्रक्रिया नहीं दे पाया, कोई एक वार्ड ब्लैंक है और 6 वोट हो गया। तो अब एक क्वेश्चन आता है, उप सरपंच पद हेतु
अगर टाई हो जाए, मतलब मत प्रक्रिया में मत बराबर हो जाए तो क्या होता है? अब बताइए, यहाँ पे 6 और 6 हो गया, तो अब क्या होगा बताइए, यहाँ पे बताइए कैसे होगा। ठीक, यहाँ पे अब कैसे कैसे होगा बताइए। ठीक, अब क्या होगा, लॉट सिस्टम के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। लॉट सिस्टम मतलब लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम मतलब चिट प्रक्रिया। चिट प्रक्रिया मतलब क्या, दो राजा मंत्री चोर सिपाही खेले होंगे आप लोग, उसमें चिट बनाते हैं ना भाई, हम लोग चिट बनाते हैं, उसमें दो नाम लिख दो, दो चिट बना दो, एक वार्ड नंबर 4 वाले का नाम लिख दो, एक वार्ड नंबर 15 वाले का। ठीक, दो चिट में से फिर एक को उठा दो। जो चिट जिसका उठा जिस नाम, जैसे वार्ड नंबर 4 वाले का उठा तो वो जीत जाएगा भाई। उसी को कौन सा सिस्टम बोलते हैं, लॉटरी सिस्टम या लॉट सिस्टम। लॉटरी एक थोड़ा मतलब अलग वर्ड हो जाता है, जिसको मतलब लॉटरी लग गया, मतलब थोड़ा गलत टाइप का वर्ड है, इसलिए उस लॉटरी को ही लॉट नाम दिया गया है। ठीक, लॉट प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, लॉट प्रक्रिया के द्वारा। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो याद रखना, तो अब उप सरपंच के लिए डायरेक्ट जनता मत किया क्या, नहीं, उप सरपंच को मत कौन दिया भाई, उप सरपंच को मत दिए कौन, पंच, और पंच में से ही एक उप सरपंच बनता है। तो डायरेक्ट जनता मत दे रहे हैं तो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुआ। कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक, मतलब पंच में से ये क्या बनते हैं, उप सरपंच बनते हैं। अब देखिए ये पूरा समझ में आ गया होगा। डाउट के लिए मैं दूंगा अभी टाइम, है ना, इसमें फिर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वार्डों की संख्या कितनी होती है, एक ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है, तो मिनिमम 10। ठीक, मिनिमम कितने, 10 और मैक्सिमम 20। मिनिमम न्यूनतम 10 और अधिकतम 20, न्यूनतम 10 अधिकतम 20। यहाँ पे वार्डों की संख्या एक जनपद पंचायत में मिनिमम 10, मैक्सिमम 25। जिला पंचायत में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 35। नगर पंचायत में मिनिमम 15 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 40। नगर पालिका में मिनिमम 15 से स्टार्ट होता है, 15 से, और मैक्सिमम 40। मतलब दोनों नगर पंचायत और नगर पालिका का सेम 15-40 15-40। लेकिन यहाँ पे मिनिमम 40 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 70 तक जाता है। ठीक, 40 से स्टार्ट होकर 70 तक। एक साथ अच्छे से याद रखना, 10-20, 10-25, 10-35 ये पंचायत वाला है, 15-40, 15-40, 40-70 ये किसके वाला है, आपका नगरीय निकाय वाला। ठीक, अब देखिए, मतलब ये समझिए, मान लो एक ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 वार्ड हैं। कितने वार्ड हैं, 10 वार्ड। मिनिमम वार्डों की संख्या 10 हो सकते हैं, तो मिनिमम पंचों की संख्या भी कितनी होंगी, 10। क्योंकि हर वार्ड के हेड को ही क्या बोल रहे हो आप, पंच बोल रहे हो। और मैक्सिमम पंच कितने हो सकते हैं एक ग्राम पंचायत में, 20। किसी किसी को लगता है कि पंच मतलब 5 लोग होंगे, वो बुक पढ़े रहते हैं वो वाला, ठीक, पंच परमेश्वर वाला। ठीक, तो ऐसा नहीं होता, वो सब बहुत लोग को लगता है पंच मतलब 5 लोग, ऐसा नहीं। यहाँ पे याद रखना, एक ग्राम पंचायत में मिनिमम पंचों की संख्या या मिनिमम वार्डों की संख्या, जितना वार्ड होंगे उतने ही तो पंच होंगे ना भाई। ठीक, मिनिमम 10 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 20। वैसे ही यहाँ पे पंच को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सदस्य बोल रहे हैं। तो एक जनपद पंचायत में मिनिमम सदस्य संख्या 10 और मैक्सिमम सदस्य संख्या 25 हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जिला पंचायत में एक पंच के जगह सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम 10 और यहाँ पे मैक्सिमम 35 हो सकते हैं। एक नगर पंचायत में पार्षदों की संख्या मिनिमम 15 और मैक्सिमम 40 हो सकता है। एक नगर पालिका में पार्षद मिनिमम 15 और मैक्सिमम 40 हो सकता है, और एक नगर निगम में पार्षद मिनिमम 40 और मैक्सिमम 70 हो सकता है ना। यहाँ पे वार्डों के हेड को पार्षद बोलते हैं,
नगरीय निकाय में। यहाँ पे वार्डों के हेड को पंच बोलते हैं, यहाँ पे सदस्य बोलते हैं, यहाँ पे सदस्य बोलते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। और वार्डों की संख्या ये समझ याद करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये समझ में आ गया था कि इनका तो प्रत्यक्ष होता है, इनका अप्रत्यक्ष होता है, इनका प्रत्यक्ष होता है। आप लोग बताइए, जनपद पंचायत सदस्य को जनता चुनता है कि नहीं? बिल्कुल। ठीक, तो इसका क्या हुआ? प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन जनपद पंचायत सदस्य में से ही एक उपाध्यक्ष बनाते हैं और सदस्य में से ही एक को अध्यक्ष बना देते हैं। यहाँ पे सरपंच का चुनाव अलग होता है, वैसे ही यहाँ पे सदस्य में से ही एक उपाध्यक्ष बना देते हैं, सदस्य में से ही एक को अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे पार्षद, नगर पंचायत के पार्षद में से एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं, एक को अध्यक्ष बनाते हैं। यहाँ पे पार्षद में से एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं, एक को क्या बनाते हैं? अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक, और यहाँ पे इस साल से क्या हुआ? यहाँ पे पार्षद में से ही एक को निगम अध्यक्ष बनाते हैं। इस साल से, इस बार से महापौर को भी एक पार्षद होना जरूरी, मतलब ये चेंज बहुत बड़ा किया गया है कि महापौर, पहले आप लोग सुने ही होंगे, महापौर को आप लोग वोट भी दिए होंगे 5 साल पहले, अगर आपका वोटिंग एज था, कि महापौर को जनता चुनता था, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। लेकिन अब पार्षद में से ही एक महापौर बनेंगे, मतलब ये यहाँ पे भी क्या कर दिया गया? सेम कर दिया गया। तो अब नीचे वाले सभी का यहाँ पे क्या हो गया? इन सभी का क्या हो गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन, और इन दोनों का अप्रत्यक्ष, सभी में एक साथ याद कर लो। ऊपर वाले सभी का क्या हो गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, और इसमें नीचे वाले का प्रत्यक्ष निर्वाचन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे समझ में आएगा आप लोग को। 10 20 10 25 10 35 15 40 15 40 और 40 70। अब देखिए, मतलब अब क्या होता है, देखिए एक का समझा रहा हूं, बाकी सब जगह तो ऐसा ही होता है, एक साथ याद रखिएगा। मान लो एक नगर निगम है, एक क्या है? नगर निगम। रायपुर नगर निगम है, बिलासपुर नगर निगम है, जहां पे आप रहते हैं उसको समझ, जगदलपुर नगर निगम है मान लो, है ना। अब इस नगर निगम में कितने वार्ड होंगे? 40 से लेकर 70 तक वार्डों की संख्या। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, ऐसे मान लो 50 वार्ड हुए। कितने वार्ड हुए? 50 वार्ड। अब यहाँ पे कौन है भाई? पार्षद। कहाँ कौन है? पार्षद। हर वार्ड के हेड को यहाँ पे क्या बोलेंगे? पार्षद। यहाँ पे भी पार्षद, यहाँ पे हेड को पार्षद, यहाँ पे भी पार्षद, यहाँ पे भी पार्षद, यहाँ पे भी पार्षद। सभी वार्डों के हेड को क्या बोलते हैं? पार्षद। अब यहाँ पे क्या होता है? पार्षद तो चुन लिए, अब पार्षद में से एक को महापौर बनाना है। अब महापौर बनने के लिए होड़ तो बहुत ज्यादा है, सभी को लगेगा कि मेरे को महापौर बनाओ। अब देखिए, मान लो 2 लोग खड़े हुए पार्षद के लिए, सॉरी महापौर के लिए। ठीक, वार्ड नंबर 1 वाला और वार्ड नंबर 50 वाला। कैसे होता है समझिए। अब कैसे होगा ये समझिए। अब देखिए, पार्षद क्या होता है? कोई ना कोई कैंडिडेट किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है। अब तो, और 2 मेजर पार्टी हैं हमारे यहाँ, बीजेपी और कांग्रेस। तो पहले तो ये समझना आप लोग कभी भी कि मान लो ये नगर निगम में 50 वार्ड था, उसमें से 30 वार्डों में बीजेपी वाला कैंडिडेट आए और 20 वार्डों में मान लो कांग्रेस वाले कैंडिडेट आए। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि बीजेपी वाला ही कोई महापौर बनेगा वहां पे। मान लो ऐसा हो गया कि 20 बीजेपी वाला हुआ और 30 कांग्रेस वाला हुआ, तो उस नगर निगम का महापौर समझ जाना आप लोग एक कांग्रेस वाला ही बनने वाला है, क्योंकि 30 वोट उनके पास है ना भाई, है ना। समझ में आ रहा है चीजें कैसे हो रहा। अब वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 50 वाला 2 लोग खड़े हो गए। ठीक, अब यहाँ पे वोटिंग प्रक्रिया होगा, मतलब पार्षद में ही वोटिंग प्रक्रिया होगा। अब वोटिंग प्रक्रिया में मान लो ऐसा हुआ 25-25 हुआ, मतलब 25 वोट इसको मिले और 25 वोट अपना भी वोट डालते हैं इसको मिले। मतलब ये तो समझ जाओगे कि पार्षद में वोटिंग प्रक्रिया में किसी एक को ज्यादा मिला तो वही महापौर बनेगा। लेकिन महापौर वाले में भी टाई हो गया। अब कैसे करोगे?
टाई हो गया तो कैसे करोगे, वही लॉट सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, लॉट सिस्टम, लॉटरी पद्धति। ठीक, कलेक्टर आएंगे, कलेक्टर को वो क्या बोलोगे, उस जिला कलेक्टर आएंगे। ठीक, कलेक्टर जी को क्या बोलोगे, चिट बनाकर एक चिट उठा दीजिए, और वही जो चिट उठा लॉट सिस्टम से वही क्या बनेगा, आप महापौर बनेगा। हालांकि अब देखिए इसी यहीं पे दिक्कत हो जाता है। ये प्रक्रिया में क्या होता है प्रैक्टिकली, मैं किसी बोल नहीं रहा हूँ भाई, ऐसा प्रैक्टिकल जो होता है वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त होता है, मतलब इसको भी मान लो चाहिए ज़्यादा, इसको भी चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपना सारा पैसा इतने पार्षद मेरे को वोट देना, इन लोग मेरे को वोट देना करके। अब क्या होता है प्रैक्टिकली कि मैं, अगर आप लोग मेरे को वोट दिए तो मैं आपको 10 लाख दूंगा, 20 लाख दूंगा, 1 करोड़ दूंगा। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए सदस्यों को खरीदते हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए सदस्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें बात अलग है, हमको उससे लेना नहीं है अभी लेना देना। अभी हमको ये याद करना था कि ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कौन किसका निर्वाचन होता था, और वार्डों की संख्या, और ये कैसे होता था। और टाई हुआ कभी भी, तो टाई हुआ तो समझ जाना वहाँ पे क्या, कौन सा सिस्टम अपनाया जाएगा, लॉट सिस्टम, लॉटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम, लॉटरी सिस्टम। ये दो चीज़ें, अभी गठन संरचना स्टार्ट हुआ है, कल ये पूरा होगा, लेकिन पहले ये गठन संरचना समझ जाएंगे तो आगे बहुत इजी पड़ेगा सभी चीज़ें, है ना। तो गठन संरचना मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी तक का पहला किसका किसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है निर्वाचन, दूसरा वार्डों की संख्या कितना कितना होता है, और वार्डों के हेड को ही, मतलब क्वेश्चन आया कि एक जिला पंचायत में मैक्सिमम और मिनिमम संख्या कितने हैं, तो बताइए जिला पंचायत के कितने थे, 10 से लेकर 10, 20, 10, 20, 10, 25, 10, 35। तो ये सब याद रहना चाहिए। ठीक, आप लोगों को इतना याद होना चाहिए पूरा अच्छे से, ग्राम सभा पूरा और गठन संरचना का ये दोनों पार्ट। ठीक, ये इतना पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे।